नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सुरेंद्र सर आपका सभी का यूमैक्स एजुकेशन हब के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं जो लगा हुआ है कि यूपी पुलिस के लिए हिंदी की रफ्तार सीरीज में लेके आया हूं। ये 20 दिन की क्लासें रहेंगी और इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज यूपी पुलिस की परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है और आप सभी को अब जुड़ जाना है अपनी वर्दी वाले जुनून में। अब वर्दी दूर नहीं, अब नहीं किया तो कभी नहीं किया। आइए पहला ही क्वेश्चन लेते हैं और पहला क्वेश्चन है ये कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्न में से क्या है? तो इसका आंसर दीजिए। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है क्या? वर्ण। अब सुनिए, देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसे कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी, अगर यहाँ सबसे छोटी यहाँ एक वर्ड ऐड कर दे क्या कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी, यहाँ एक वर्ड ऐड करे मौखिक, खाली सब, बस इस वर्ड को पकड़ना है आपको कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी अगर मौखिक इकाई पूछे तो आपका आंसर जाएगा ध्वनि। अगर सीधा पूछे कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है तो आपका आंसर जाएगा वर्ण। अगर वो एग्जामिनर ऐसे पूछ ले कि हिंदी भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है तो आपका आंसर जाएगा वाक्य। और अगर वो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करे कि हिंदी भाषा के अर्थ के आधार पे कितने अंग होते हैं तो अंग होते हैं 2, शब्द और वाक्य। ठीक है, और थोड़ा इधर समझिए। देखिए, हमारी जो भाषा की जहाँ से उत्पत्ति होती है, भाषा की उत्पत्ति या वर्ण की उत्पत्ति जहाँ से हुई है वो होती है ध्वनि। हम ध्वनि से लेके चलेंगे। ध्वनि, और ध्वनि से आगे चलते हैं तो ध्वनि से जिसकी उत्पत्ति हुई है वो है वर्ण। वर्ण एक शब्द और मिलेगा आपको, अक्षर। वर्ण और अक्षर में आपको यही चीज़ें क्लियर करता हूँ कि देखिए, वर्ण ये वो होते हैं। देखिए, आपको मैं बताता हूँ कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्णों के अगर 2 वर्णों को आपस में मिला देते हैं तो जो अक्षर का निर्माण हो, 2 मूल वर्णों को आपस में मिलाने से जिस वर्ण का नए वर्ण का निर्माण हो उसे बोलते हैं अक्षर। जैसे कि अभी आप देखिए, ये वर्ण है और ये इसका निर्माण का और आ से मिलकर हुआ है। ये क्या है? ये है अक्षर। ठीक है, ध्वनि, वर्ण। वर्ण से आगे चलते हैं, वर्ण से आगे बनता है हमारा शब्द। शब्द के बाद हम जैसे ही आगे चलेंगे तो एक बीच का पार्ट आता है जिसको बोलते हैं पदबंध। पदबंध से जस्ट आगे चलोगे तो एक बनेगा उपवाक्य। उपवाक्य से जस्ट जो भाषा की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है वो होती है वाक्य। अब आइए मेरे साथ और दोबारा से इन चीज़ों को दोबारा से देखते हैं। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है मौखिक आधार पे ध्वनि। अगर क्वेश्चन करता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण। वर्ण और अक्षर में अंतर क्या होता है कि मूल वर्णों के अगर 2 या 2 से अधिक मूल वर्ण मिलकर एक वर्ण का निर्माण करते हैं तो उसको अक्षर बोलते हैं। और अगर मूल वर्ण ही दिया हो तो उसी को क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। वर्णों के सार्थक योग से जिस चीज़ का निर्माण होता है उसे शब्द कहते हैं। दोबारा मेरी बात पर ध्यान देना, वर्णों के सार्थक योग से जिन चीज़ों का निर्माण होता है उन्हें शब्द कहते हैं। और इन्हीं शब्दों के को पद जो बनाए जाते हैं, इन्हीं शब्दों को मिला मिला के लिखना ही पदबंध कहलाता है। और शब्दों के सार्थक योग से जिस चीज़ का निर्माण होता है उसे वाक्य बोलते हैं और वाक्यों के छोटे भाग को उपवाक्य बोलते हैं। अब एक लाइन सुन लेना कि अगर पूछे एग्जामिनर आपसे कि शब्द अर्थ के आधार पे भाषा के कितने अंग होते हैं तो अर्थ के आधार पे भाषा के अंग होते हैं 2। कौन कौन से होते हैं वो? शब्द और वाक्य। दूसरा क्वेश्चन करे कि भाव व भावार्थ के आधार पे भाव व भावार्थ के आधार पे भाषा का
भाषा की सबसे, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, भाषा की सबसे छोटी दई हो या बड़ी इकाई। यहाँ गौर करना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाषा की सबसे छोटी या बड़ी इकाई किसे माना जाता है? वो माना जाता है हमारे वाक्य को। ठीक है, क्लियर? ठीक है सर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को पढ़िए कि मात्रा या उच्चारण के आधार पे स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? मात्रा या उच्चारण के आधार पर। अब देखिए, अब यहीं क्लियर करते हैं कि स्वरों को कितने कितने तरीका से बांटा गया है। इसमें से जो मोस्ट है वो आगे क्वेश्चन आ रहा है, इसी आप यहीं देखिए। ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण, हेडिंग क्या है? स्वरों का वर्गीकरण कितने आधार पे किया है वो सभी यहीं देखिए। पहला वर्गीकरण जो किया गया है वो किया गया है मात्रा या उच्चारण के आधार पे। अब देखिए ये क्या होता है कि हम जो ये स्वर हैं इनका उच्चारण कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, इनमें जो मात्राएं लगती हैं, एक मात्रा है या दो मात्रा, वो कैसे कैसे हैं, तो इन्हें इस आधार पे किया गया है दो भागों में। दोनों भागों के नाम क्या हैं? एक को बोलते हैं ह्रस्व स्वर और एक को बोलते हैं दीर्घ स्वर। ह्रस्व और दीर्घ यहीं क्लियर करूंगा आपको, आगे क्वेश्चन आएगा तब और बताऊंगा, आज के बाद नहीं भूलोगे। ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर जिन्हें आप तेज आवाज में नहीं बोल सके। जैसे अभी देखो मैं लिख रहा हूं, आप थोड़ा सा देखना, छोटा आ, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे ऋषि, और उसके बाद ये ए, बड़ी ए, ओ और औ। ये 11 स्वर होते हैं हिंदी में। ठीक है, अब देखिए इनका उच्चारण देखिए, अ, ई, उ और एक री। बाकी के जितने भी स्वर हैं, बाकी के कौन कौन से, हाँ ये आ, ई, बाकी के जितने भी स्वर हैं उनको आप तेज आवाज में बोल सकते हो। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, या फिर ऐसे स्वर देखना कि जिनको आप तोड़ नहीं सको एक से दो भागों में। जैसे इसको तोड़ दोगे आप आ प्लस आ में, इसको तोड़ दोगे आप ई प्लस ई में। ठीक है, इनको नहीं तोड़ पाओगे, इसको तोड़ना ही नहीं है। ये सभी कैसे स्वर होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। ये सभी स्वर कैसे होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। ठीक है, हाँ अभी दूसरा लेंगे। सेकंड वर्गीकरण किया गया है जातीय आधार पे। जातीय आधार पे स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक कौन सा है? सजातीय, और दूसरा कौन सा है? विजातीय। ऐसे स्वर जो समान परिवार के या शुरू के 6 स्वर, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी रे ऋषि और छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये शुरू के 6 वर्ण, ये 6 स्वर कैसे हैं? सजातीय। बाकी अभी इनको कैसे पहचानोगे कि देखो छोटा आ हो, बड़ा आ हो, ये ऐसे हैं। अगर इनका मिलान हुआ है, ये बने हैं, इनका निर्माण सेम वर्ण से हुआ है। बाकी ये जितने भी स्वर आएंगे ऐसे, ये देखो अलग अलग स्वर से इनका निर्माण हुआ है। यही कैसे कहलाते हैं? विजातीय स्वर। ठीक है, अगला वर्गीकरण किया गया है जीव के आधार पे। जीव की क्रियाशीलता के आधार बोलो या फिर जीव बोलो, और ये किया गया है 3 आधार पे। कौन कौन से?
एक किया गया है अग्र, जीभ का अगला भाग, एक किया गया है मध्य, जीभ का मध्य का भाग, और एक किया गया है पश्च, जीभ का पिछला भाग। अब देखना, इसमें कभी भी भूलोगे नहीं, बस एक वर्ण याद रखना कि मध्य को पकड़ लेना और मध्य में रख देना छोटा आ। मध्य के बाद हमेशा आप चलोगे तो पीछे की साइड चलोगे, यहाँ कंठ की तरफ चलोगे। जैसे ही कंठ की तरफ चलोगे तो तीन से, जैसे तुम्हें तीन जैसी आकृति जिन जिन स्वरों में दिखे वो सब स्वर किस में डाल देने आपको, पश्च में। जैसे कि जैसे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और औ। अब रह कौन कौन से गए, रह ऋषि है, छोटी ई है, बड़ी ई है, ए है और बड़ी ए है। ये देखिए तीन जैसी आकृति, ये रही, ये रही, ये रही, ये सभी डाल देने हैं आपको किस में, ये सभी डाल देने हैं आपको, ये सभी डाल देने हैं आपको पश्च स्वर में, और ये सभी डाल देने हैं आपको अग्र स्वर में। मैं फिर कह रहा हूं कि मध्य का एक ही स्वर याद रखना है, छोटा। मध्य के बाद कहाँ चलेंगे, कंठ की तरफ, पश्च की तरफ, पीछे की साइड गए तो पीछे जहाँ तीन किसी आकृति वाले सभी हैं वो सब कैसे होंगे, सभी कैसे होंगे, पश्च स्वर। अब अगला आ जाइए, अगला वर्गीकरण करते हैं। अगला वर्गीकरण करते हैं, और वो अगला वर्गीकरण जो है वो है ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पे। और ये किया गया है आपके दो प्रकार का। वे कौन कौन से रहे, एक होता है वृत्ताकार या वृत्तमुखी, और एक होता है अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण से आपका मुख वृत्त की तरह गोल हो जाए, जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ और औ। और बाकी के जितने भी हैं जिनमें के उच्चारण से आपके जो होठ हैं जो वृत्त की आकृति नहीं ले पाए, वो सब कहलाएंगे अवृत्ताकार। ठीक है। और एक जो लास्ट हमारा वर्गीकरण किया गया है वो किया गया है मुख या तालु के आधार पे, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, और यह किया गया है 4 प्रकार में। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है। तो मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, मात्रा व उच्चारण के आधार पर आपको आंसर मिल गया होगा। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि तालु या मुख की आकृति के आधार पर स्वरों को स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया। अभी देखिए पीछे ही बताया मैंने, तालु या मुख के आधार पर कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है, और ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन है। अगर स्वर का वर्गीकरण का क्वेश्चन आएगा तो यही याद रखना है आपको। ठीक है। तो तालु या मुख के आधार पे, तालु या मुख के आधार पे, मुख की आकृति के आधार पे स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो अभी बताया आंसर क्या जाएगा इसका, 4। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। ठीक है। देखिए आप यहाँ के जो 10, 12, 15 क्वेश्चन जो कराऊंगा उसके बाद आपको उस टॉपिक से कभी हाथ नहीं लगाना है। ठीक है। इनको रिवाइज कर लेना, और कहीं से भी आप कैसा भी क्वेश्चन कर लेना, सब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे। बस ध्यान से सुनना जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तालु या मुख की आकृति के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। ठीक है। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपका अगर स्वर के वर्गीकरण से आया तब। ठीक है। तो वो किया गया है 4 आधारों। 4 कौन कौन से, चारों सुनो। एक होता है समृद्ध, एक होता है अर्ध समृद्ध, एक होता है विवृद्ध, और एक होता है अर्ध विवृद्ध। अब सुनिए, समृद्ध का मतलब होता है वृत्त के समान बंद, और विवृद्ध का मतलब होता है खुला। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने पर हमारा मुख, अगर हम बंद मुख से भी जिनका उच्चारण कर दें वो समृद्ध स्वर कहलाते हैं। ऐसे जिन्हें कम बंद करके भी कर सकें वो अर्ध समृद्ध कहलाते हैं। विवृद्ध जिन्हें हम कभी बंद करके कर ही नहीं सकते, मुंह खोलना ही पड़ेगा, आपको मुख खोलना ही पड़ेगा, वो होते हैं विवृद्ध स्वर।
और अर्धविव्रत ऐसे जिन्हें आधा मुख खोलकर जिनका उच्चारण किया जाता है अर्धविव्रत। अब देखिए, आपको ये याद करना बड़ा कठिन होता है, एग्जाम का प्रेशर होता है, भूल जाते हैं। तो अब बस एक याद रखना, जैसे मैंने जीव की आकृति के आधार पे बताया आपको कि मध्य वाला आ याद रखना है आपको छोटा, ऐसे ही यहाँ याद रखना है आपको। बस एक लाइन पकड़ लेना, बस एक अगर पकड़ जाओगे तो पूरा क्वेश्चन कर लोगे। बस आपको ये पकड़ना है कौन सा, विव्रत, और इसमें पकड़ना है आपको क्या, बड़ा आ। क्या पकड़ना है, बड़ा आ। अब देखना कि याद रखना ये 4 स्वर ए ओ और ओ, इनका जोड़ा बना लेना। इनका क्या बनाना है आपको, जोड़ा बनाना है। इनका क्या बनाना है आपका, जोड़ा। हमेशा याद रखना ये जो 2 जोड़ा बनाए ये हमेशा अर्ध में ही आएंगे। अब कौन से में आएंगे कौन से में नहीं आएंगे, इन चारों का ये डिसीजन आपको करना है। बस याद रखना। देखो, सभी स्वरों का सबसे बड़ा स्वर माना जाता है कौन सा, अगर वैसे देखा जाए तो शुरुआत का बड़ा आ, जिसको हम मुंह खोलकर बोलेंगे आ। उसका परिवार का अगर हम देखें, इसी के परिवार का अगर कोई सदस्य है तो वो है, अगर इसी के परिवार का सदस्य देखें तो वो है छोटा आ। इसको याद रख लेना। अगर विव्रत में बड़ा एक ही आएगा, विव्रत में बड़ा आ आएगा, उसके बाद अर्ध विव्रत में आएगा छोटा आ, और आपको यही बड़ी फैमिली यहाँ उठा के रख देनी है। और अर्ध विव्रत कौन कौन से हो जाते हैं, आ, ए और औ, बड़े बड़े रख देने। ये अर्ध विव्रत हैं, ये विव्रत है। अर्ध समृत में ये 2 ही आते हैं और कोई आता नहीं है, और बाकी के जितने भी बचे हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटो ऊ, बड़ो और रे ऋषि, इनकी संख्या भी याद रखना। संख्या से कई बार क्वेश्चन कर लिए हैं एग्जामिनर ने। याद रखना कि समृत स्वरों की संख्या कितनी होती है, 5, अर्ध समृतों की संख्या कितनी होती है, 2, विव्रत की संख्या कितनी होती है, 1, और अर्ध विव्रत की संख्या कितनी होती है, 3। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये यहीं की यहीं क्लियर हो गया होगा आपको, याद कर लेना। फिर से बता रहा हूँ आपको, बस एक याद रखना है, बड़ा आ, उसी के आधार पे निकलाएंगे छोटा आ और ये हमेशा ये दोनों ये जोड़ा बना लेना। जोड़े के याद से याद रखना कि बड़े ए और औ ये दोनों हमेशा अर्ध विव्रत में ही जाएंगे। क्यों जाएंगे, छोटे आ के संपर्क के कारण। और अर्ध समृत में कौन से जाएंगे, ये छोटी ए और औ, ये दोनों कहाँ जाएंगे, अर्ध समृत में जाएंगे। अगला क्वेश्चन कि हिंदी वर्णमाला का प्रारंभिक वर्ण, देखिए यहाँ से सबसे ज्यादा गलत होते हैं बच्चे, ये इस चीज का पता ही नहीं। हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं, वर्णमाला क्या होती है, वर्णों का समुदाय या वर्णों का क्रमबद्ध अध्ययन ही वर्णमाला है। वर्णमाला क्या है कि हम वर्णों को क्रम से निर्धारित करें कि कौन से वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आएगा। बहुत सी बार क्वेश्चन कर लिया है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला का मतलब है कि वर्णों का समुदाय या वर्णों का क्रमबद्ध अध्ययन ही वर्णमाला कहलाता है। बहुत सी बार क्वेश्चन किए जाते हैं, आगे क्वेश्चन आ रहे हैं कि वर्णों की कितनी संख्या है, किस में है, क्या है, वो सभी अभी आपके सब चीज आ जाएंगी। मैं बोल रहा हूँ आप ये 12 क्वेश्चन लगा लीजिए, वर्णमाला आपको कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हिंदी वर्णमाला का प्रारंभिक वर्ण निम्न में से कौन सा है। देखिए, हमारी हिंदी वर्णमाला का जो प्रारंभिक वर्ण जो शुरुआत होती है वो होती है हमारे इस वर्ण से। इस वर्ण को आप क्या बोलते हैं, अनुस्वार। अनुस्वार के बाद जो वर्ण आता है वो आता है, अनुस्वार के बाद जो वर्ण आता है वो वर्ण आता है पूर्ण चंद्र बिंदु। और इसके बाद जो वर्ण आता है, इसके बाद जो वर्ण आता है वो आता है विसर्ग। इसके बाद जो वर्ण आएगा आपका, इसके बाद जो वर्ण आएगा वो आएगा आ। अब हम यहां से अपनी वर्णमाला की शुरुआत मानते हैं, जबकि ये वर्णमाला का चौथा वर्ण है। ठीक है, तो अब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो वर्णमाला का पहला कभी भी आ जाए तो प्रथम वर्ण कौन सा है, वर्णमाला का प्रथम वर्ण कौन सा है, अनुस्वार है, जिसको नाक से बोला जाता है। वर्णमाला का द्वितीय वर्ण कौन सा है, तो वर्णमाला का दूसरा वर्ण किसे माना जाता है,
पूर्ण चंद्र बिंदु है, पूर्ण चंद्र बिंदु। अब देखिए इनका अधिकांश है, इनका प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है, इन सभी का प्रयोग तद्भव शब्दों में किया जाता है। इन सभी का कहीं भी आपको अनुस्वार लगे मिल जाए, विसर्ग लगे मिल जाए, और आपको विसर्ग लगे और एग्जामिनर पूछे कि तत्समय या तद्भव है, आंख मूंद कर बोल दो विसर्ग देखते ही कि तत्समय। ठीक है, ये है। और ये कौन सा आ गया आपका, तो ये कौन सा है, कौन सा है, ये चतुर्थ वर्ण है। समझ में आई? हिंदी का शुरुआती वर्ण कौन सा होता है, अनुस्वार। ये कहाँ काम आएंगे, जब आपको वर्ण विक्षेप करवाएंगे कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में, तो याद रखना हमेशा ये आते हैं। एक ऐसे हम संयुक्ताक्षर वाला क्वेश्चन आ रहा है, वहाँ देख लेना, उनका भी क्रम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है भाई, जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या है कि हिंदी वर्णमाला का प्रारंभिक वर्ण क्या है। अब तो पता पड़ गया आपको, कौन सा है, अनुस्वार। कौन सा है, अनुस्वार। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि घोष कंपन नाद या ध्वनि के आधार पर विभाजित व्यंजन वर्णों में कुल सघोष, क्या पूछ रहा है, कुल सघोष व्यंजन वर्णों की संख्या की याद पूछ रहा है कि कुल सघोष व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि व्यंजनों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया, कि व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, यहां से सीधा पूछा जाएगा आपसे, और इसका आधार बताना है आपको, कितने आधारों पर किया गया है, 2 आधारों पर। कौन कौन से 2 आधार हैं, पहला आधार है आपका, पहला आधार है प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पे, कौन सा, प्रयत्न के आधार पर, और दूसरा है उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, ये भी 2, देखो कभी भी व्यंजन का क्वेश्चन पूछ लिया, वर्गीकरण कैसा भी पूछ रहे, सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, सबका आंसर 2 देना है आपको। ठीक है, याद रखना। ये देखो, ये कितने आधार, प्रयत्न के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, 2। अब प्रयत्न के आधार पे कौन कौन से 2 भागों में बांटा गया है, वो कौन कौन से हैं, ये देखिए, एक तो है नाद या कंपन कह देते हैं, जो ऊपर चल ही रहा है, इसके आधार पे, और एक प्राण वायु के आधार पे। अब देखिए आगे आपने पढ़ा, आगे क्वेश्चन आएगा कि प्राण वायु के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, 2, और नाद या कंपन के आधार पे बांटा गया है 2। यहाँ सघोष, यहाँ अघोष, यहाँ प्राण, अल्प प्राण और यहाँ महाप्राण। अभी आपका क्वेश्चन है कुल सघोष व्यंजन वर्णों की, और देखिए उच्चारण स्थान की अभी मैं आपको बताऊंगा, इतना सरल, सटीक और इतनी अच्छी तरह बताऊंगा कि आपको कभी भी इन चीज़ों को नहीं भूलोगे। ठीक है, अभी ये देखिए कि नाद या कंपन ध्वनि के आधार पर कितने प्रकार के रहे, 2 प्रकार के, सघोष या घोष भी आ सकता है, और अघोष। सा माने सहित, घोष माने आवाज, अघोष आ माने नहीं, घोष माने आवाज। ऐसे व्यंजन वर्ण जिनसे आवाज उत्पन्न हो, और ऐसे व्यंजन वर्ण जिनसे आवाज उत्पन्न नहीं हो। जिनसे आवाज उत्पन्न होगी सघोष, जिनसे नहीं होगी अघोष। अब देखिए घोष के आधार पे, घोष के आधार पे 2 कौन कौन से होते हैं, 2 कौन कौन से होते हैं, सघोष और अघोष। बस याद रखने वाली चीज है, आपको याद रखना है कि किसी भी वर्ग के, देखो आपको क्या याद रखना है, यहाँ आपको लिखना है अघोष, यहाँ आपको लिखना है सघोष। तो आपको याद रखना है किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण प्लस ऊष्मीय वर्ण, ऊष्मीय 4 वर्ण होते हैं, 4 कौन से, तीनों से और है, यहाँ आपको है छोड़कर, है वर्ण छोड़कर बस टोटल इनकी संख्या देखना कि 5 वर्ग होते हैं, 5 दूनी 10 और 3 13। जब 13 ये हैं, टोटल वर्ण 44 हैं, तो ये कितने बचे होंगे, तो ये बचते हैं आपके कितने,
31। और याद रखना कि तीसरा चौथा हर वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण जहाँ ये तीनों आए, जहाँ तीन वर्गों का जोड़ा आ जाए, वो अल्प प्राण में आ जाए या सघोष में आ जाए, वहीं अंतस्थ गिने जाते हैं हमेशा। वहीं हमेशा कौन आते हैं? अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। और ये कौन कौन से होते हैं? ये, रे, ले और वे। सभी के नीचे हलंत लगा देना, ठीक है। और वहीं हमेशा याद रखना, जहाँ तीन, याद रखना, फिर बता रहा हूं मैं आपको, जहां एक वर्ग के 3 वर्ण साथ आ जाएं, वहीं अंतस्थ होते हैं और वहीं स्वर वर्ण होते हैं। वहीं कितने क्या होते हैं? स्वर। 11 स्वर और एक तुम्हारा ऊष्मीय जो हमने यहाँ से छोड़ा है, एक हा। टोटल जोड़ लेना 15 और 11 26, 26 और 4 30 और 1 31। तो इसका आंसर क्या है? 31। अब दो चीज़ और सुनो कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्राणवायु के आधार पे कितने होते हैं, तो प्राणवायु के आधार पे होते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण में एक चीज़ याद रखना कि कभी भी अल्प प्राण महाप्राण से क्वेश्चन आ जाए, महाप्राण ज़्यादा वायु, अल्प प्राण कम वायु, अपने हाथ को ले जाना और किसी एक वर्ग का उच्चारण करके देखना। जैसे का वर्ग का, जब भी आपकी जैसे का, खा, जैसे ही खा बोलोगे, आपकी जो एयर है, जो हवा है, जो वायु है, वो इस हाथ पर ऐसे लगा के उच्चारण करोगे तो इस पर स्पर्श करेगी। ऐसे दो ही वर्ण होंगे, दूसरा और चौथा। बस आपको ट्रिक के लिए याद रखना है, जहाँ टच कर जाए, का बोलने में टच नहीं करेगी, खा बोलने में टच करेगी। जहाँ टच कर जाए वो महाप्राण होंगे। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। और कहाँ कहाँ स्पर्श करेगी? एक करेगी प्रत्येक ऊष्मीय वर्ण। तो 10 वो और 4 ऊष्मीय, 14 अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राणों की संख्या कितनी होती है? 14। और महाप्राणों की संख्या कितनी होती है? महाप्राणों की संख्या कितनी होती है? 14, जहाँ टच करेंगे, सॉरी। और अल्प प्राण, जहाँ तुम्हारी जो हवा है, जो तुम्हारे हाथ से स्पर्श नहीं करेगी, वो सब अल्प प्राण होंगे। और अल्प प्राण कौन कौन से होंगे? पहला, तीसरा और पांचा। जहां मैंने अभी बोला कि पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, जहां किसी वर्ग के 3 वर्ण एक साथ आ जाएं, वहीं स्वर होंगे, वहीं अंतस्थ होंगे। टोटलों को जोड़ लेना, टोटल अल्प प्राणों की संख्या 30 होगी, महाप्राणों की 14 होगी। मैं आपको बता रहा हूं, आपने अगर ये क्लास ले ली तो आपको वर्ण व्यवस्था पढ़ने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित व्यंजन वर्णों में कौन सा समूह अर्धस्वर या संघर्षहीन? देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। और याद रखना कि ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की भांति किया जाता है, उन्हें अर्धस्वर व्यंजन वर्ण कहा जाता है या संघर्षहीन व्यंजन वर्ण कहा जाता है। याद रखना ये दो ही होते हैं, कौन से? या और वा। ये कौन से होते हैं? या और वा। इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है और इसका उच्चारण स्थान आप सभी को, किसी को पता हो तो तालव्य होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, याद रखना कि अर्धस्वर या संघर्षहीन दो ही होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, पूछ ले। अगर एक दे दे तो या दे दे, वा दे दे, तो अगर एक वर्ण दे तो आंसर दे देना है। समूह बना के दे दे तो भी आपका आंसर यही जाएगा। और कोई अर्धस्वर या संघर्षहीन व्यंजन वर्ण नहीं होता है, बस ये दो ही होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ताड़नजात या उच्चिप्त व्यंजन वर्णों का प्रयोग निम्न में से किस शब्द में नहीं किया गया है? अब देखिए इस क्वेश्चन को, अब जो ये एक शब्द आया है ताड़नजात, इस शब्द को ध्यान से पढ़ लेना और यही बहुत सी चीजें मैं क्लियर कराने वाला हूं। मुझको एक चीज बताना आप सभी, कि आपने पढ़ा है। देखिए जो मैं पूछना चाहता हूं वो आप मंथन करना और देखना कि यह है शिरोरेखा और यह है खड़ी पाई, इसके ऊपर जो बिंदी लग जाती है उसको बोलते हैं अनुस्वार। अगर ये बिंदी यहां से मूव करके और यहां आ जाए बीच में इसके, तो इसको क्या बोलेंगे?
और अगर ये मूव करके इधर की बजाय यहाँ आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे, और ये अगर मूव करके इधर से इधर आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे। देखिए, इसको तो आपको सबको पता है, इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार। ठीक है, एक ही वर्ण है हमारे हिंदी में। ठीक है सर। और अगर आप देखिए, अगर आप ये जानते हो तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पंचमाक्षर। और ये भी केवल एक ही वर्ण है हमारे हिंदी में, वो कौन सा है, ये। इसका आपको पता हो तो इसको बोलते हैं ताड़न जात, इसको बोलते हैं ताड़न जात, इसको बोलते हैं ताड़न जात वर्ण या द्विगुण, या द्विगुण भी बोल देते हैं इसको, द्विगुण, है ना। ये इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 2। कौन कौन से हैं, एक तो ये डा और एक ये ढा। और ये अगर यहाँ ये आ जाए तो इसका क्या होगा, तो इनको बोलते हैं नुक्ता वर्ण, नुक्ता वर्ण, नुक्ता। ये ऐसे हमारे हिंदी में इनकी टोटल संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 5। और ये कौन कौन से होते हैं, का है, खा है, गा है, जा है और फा है। ये 5 वर्ण नुक्ता वर्ण होते हैं। ये जो सामने लग रहा है ये अरबी फारसी के वर्ण बनाते हैं, ये ताड़नजात वर्ण होते हैं। एक चीज़ याद रखना, अगर यहाँ अगर कहीं भी आपको ताड़नजात, अगर डा और ढा के ऊपर बिंदी दिख जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है, तो आपको आंसर हमेशा देना है तद्भव शब्द है। अगर ये दिख जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि तत्सम है, तद्भव है, देशी है, विदेशी है, तो आपको आंसर देना है कि विदेशी है। और आपको अगर ये दिख जाए तो ये तत्सम भी हो सकता है और तद्भव भी हो सकता है, पर अधिकांश जो शब्द बनाए जाते हैं वो तत्सम भाषा के बनाए जाते हैं। और ये तो है ही पंचमाक्षर, बस केवल एक है। अब देखिए, आपसे क्या पूछा गया है कि ताड़न जात या उच्छिप्त व्यंजन। ताड़न जात का मतलब है कि उच्छिप्त माने होता है फेंकना, कि वो अपनी भाषा से फेंक दिए गए हैं। अब इसका आंसर देखिए कि ऐसे कौन से, देखिए इनका प्रयोग नहीं किया गया हो, ऐसा कौन सा है बताइए। प्रौढ़, गढ़, गड्ढा, पंडित, इसका आंसर जाएगा। देखो, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है और इसमें नहीं है, इसका आंसर जाएगा। अब 2-3 चीज़ याद रखना जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, जो आपके मतलब जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। पहली चीज़ कि कभी भी मेरी बात को ध्यान रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी भी किसी शब्द के शुरुआती वर्ण के रूप में ताड़नजात वर्ण का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर ताड़नजात वर्ण आता है तो वो शब्द अशुद्ध माना जाता है। जैसे अगर आपने डमरू ऐसे लिख दिया तो वो कैसा है, गलत है, आपको लिखना है ये इसी हिसाब से। ठीक है सर। अगर आपने ढोलक ऐसे लिख दी तो गलत है, आपको लिखना है कैसे। एक तो ये कि किसी शब्द के शुरुआती वर्ण के रूप में नहीं आएंगे। दूसरा इनसे पहले अगर हम ये लिख रहे हों, अगर हम कहीं भी ताड़नजात वर्ण का प्रयोग, कोई भी शब्द हो और उस शब्द के तुरंत बाद अगर तुमको लगे कि अगर मैं इस पंडित को अगर ऐसे लिखता, तो एक बात बताना कि ये पंडित लिखता तो ये गलत था या सही था, ये भी सही था, पर अगर इस पंडित को मैं ऐसे लिखता तो ये सदैव क्या होता, गलत। इसका रीज़न क्या है कि कभी भी ताड़नजात वर्ण से पहले अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाएगा, वहाँ यही शब्द आएंगे। ये दो, या तो ये आएगा या ये आएगा। और दूसरी चीज़, कभी भी अगर ऐसे अनुस्वार नहीं हो और इनसे पूर्व, इनसे पहले, कभी भी ताड़नजात वर्ण से पहले, कभी भी ताड़नजात वर्ण से पहले आधा वर्ण का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे 2 ये शब्द लिख रहा है, गड्ढा, ये आपको कहाँ मदद करेंगे, ये करेंगे आपको शब्द शुद्धि में।
यहीं पढ़ लेना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ आपको, कि ये गड्ढा अगर ऐसे लिखता तो ये गलत था, ये ऐसे लिखना है आपको। समझ में आई? ठीक है। इनसे पहले कभी भी आधे वर्ण का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इनसे पहले कभी भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसी शब्द के शुरुआत में ये शुरुआत की वर्ण के रूप में प्रयोग नहीं किए जाएंगे, और हमेशा तद्भव शब्दों में इनका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ताड़नजात वर्ण से ऑल क्लियर। ठीक है, और आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए, सही सुमेलित कीजिए। नासिक वर्ण, संयुक्ताक्षर वर्ण, नुक्ता वर्ण। अब तो आपको पता पड़ गया होगा कि नुक्ता व्यंजन वर्ण कौन से हैं, तो नुक्ता कौन से हैं ये। ठीक है, संयुक्ताक्षर नासिक वर्ण कौन सा है, जो नाक से बोले जाएं। प्रत्येक वर्ग के पंचमें अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर कैसा होता है, नासिक के वर्ण होता है, और अनुस्वार भी नासिक के वर्ण होता है। अर्धस्वर व्यंजन वर्ण कौन से हैं, अभी बता के आया हूँ मैं। अर्धस्वर व्यंजन वर्ण या संघर्षहीन कौन से होते हैं, ये 3 होते हैं। और अगला क्वेश्चन कौन सा है, संयुक्ताक्षर वर्ण। एक लाइन आई कौन सी, संयुक्ताक्षर। इतने आप आंसर दीजिए, मैं कुछ लिखता हूँ और आपसे पूछता हूँ। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर वर्ण, ये हमारी हिंदी में कितनी संख्या होती है इनकी, इनकी संख्या होती है 4। और ये कौन कौन से होते हैं, याद रखना, ये कौन कौन से होते हैं, 6, गे, त्रे और श्रे, ये 4 वर्ण होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, संयुक्ताक्षर। इनका मिलन ऐसे व्यंजन वर्ण, ऐसे वर्ण जिनका निर्माण 2 व्यंजन वर्णों तथा एक स्वर के योग से होता है, उन्हें संयुक्ताक्षर वर्ण कहते हैं। जैसे अगर मैं इनको खोलूं तो ये ऐसे आएंगे, इसका निर्माण का और सा से हुआ है। या तो मैं इसको ऐसे लिखूं, ये अभी कंप्लीट है, इसमें ये स्वर सहित है। अगर इसको मैं निकाल के अगर ऐसे भी आ जाए तो भी इसको क्या मानना है आपको, या फिर इसको ऐसे लिख दो, बात एक ही है। समझ में आई? अब दूसरा आ जाए, दूसरे में ये ऐसे आ जाए, झा प्लस डा, बात एक ही है। या फिर इसको मैं ऐसे लिख दूँ, झा प्लस डा प्लस आ, बात। अगला आ जाए त्रे ता, अगला आ जाए तो ये करना है आपको ता, और ये स्वर सहित रा है। इसके आगे मैं आपको बताऊं, या इसको ऐसे लिख लो, कैसे, ता रा और आ। और ये श्रे, ये सदैव से और रे से मिलके बना होता है। या फिर इसको ऐसे लिख लो, से और रे। अब यहाँ एक चीज़ नोट करना जो तुम्हारे शब्द शुद्धि में बहुत इम्पोर्टेंट आएगी, और आज से पूछ लिया जाए, एक चीज़ याद रखना, संयुक्ताक्षर वर्ण ये किसी भी शब्द के शुरू में, बीच में, पीछे कहीं भी आ जाएं, और आपसे पूछ लिया जाए ये शब्द तत्सम, तद्भव है, देशी है, विदेशी है, संकर है, तो आपको सदैव आंसर देना है कि तत्सम शब्द है। अब मैं पूछूं आपसे कि ये एक अक्षर जैसे मैंने लिख दिया, ये कैसा शब्द है, तो आपको मिला बीच में, तो ये आपको आंसर देना है कि तत्सम शब्द है। ठीक है। दूसरी चीज़ याद रखना कि इनका जो उच्चारण स्थान है, ये अगर का के बाद आया है, का और सा से मिलकर बना है, तो का के बाद हमेशा का और खा के बीच में ये आएगा। कहाँ आएगा ये, का व खा के मध्य आएगा ये, याद रखना, का और खा के मध्य आएगा ये। ठीक है। अगर ये आ जाए, ये पूछ लिया जाए, ये इसका उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएगा, कि जा के बाद आएगा, तो जा और झा, इन दोनों के मध्य आएगा ये। ठीक है। और अगर उच्चारण स्थान पूछ ले वो कि इसका कहाँ से आएगा, तो इसका बताइए, ता और था के मध्य से ये निकलता है, इनका उच्चारण स्थान रहेगा। और अगर पूछ ले कि श्रेय का उच्चारण स्थान क्या है, तो श्रेय का उच्चारण स्थान से और
इस से के मध्य होगा। याद रखना इनका उच्चारण स्थान। जैसे ही स्वरों का क्रम बताया है मैंने, शुरुआती वर्ण अनुस्वार होता है, ऐसे ही का के बाद ये आता है, ना कि ख आता है, इनके मध्य होता है ये। जा के बाद ये झा आता है, ता के बाद ये। आप रिवीजन करो, याद रखना, ठीक है। और दूसरा तत्सम शब्द होंगे। तीसरी चीज, 2 शब्द और सुनते जाओ इधर ही, कि दो चीज मिलेंगी आपको। एक मिलेगा संयुक्त शब्द और एक मिलेगा द्वित्व शब्द। छोड़ो, वो आपको शब्द वाले में बताएंगे, ठीक है। जल्दी लेट अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसका आंसर मिला आपको? हाँ, ये संयुक्त अक्षर वर्ण कौन कौन से हैं? ये आंसर मिला आपको पहले में। दूसरा संयुक्त अक्षर। अब देखिए, हमेशा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाए, तो हमेशा याद रखना, थोड़ा सा माइंड ले, रीजनिंग के हिसाब से सॉल्व करना क्वेश्चन को। कि देखिए कि इसमें 1 है, इसमें 3 है, ये 2 सेम से, तो इनमें आंसर देखना है आपको। अगर एक भी पहचान गए तो उससे ही आंसर निकल लाओगे। संयुक्त अक्षर वर्ण कहाँ है? ये रे। कहाँ पे? ये रे, तीसरे। संयुक्त अक्षर वर्ण दूसरे में तीसरा, ये रहा तीसरा, ये रहा। अब इसमें है ही नहीं, तो आंसर क्या जाएगा इसका? सही। अगला क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, जुड़े रहिए। और मैं कह रहा हूँ वर्ण व्यवस्था का, इससे बाहर यूपी पुलिस SSC GD का कभी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। निम्न वर्णों का उच्चारण स्थान को सुमेलित कीजिए। खा, गा, ला, फा, छा, सा, वा। इनका उच्चारण स्थान देखना है, कहाँ से कहाँ का। इस क्वेश्चन के लिए आप बने रहिए और देखिए, मैं आपको इन्हीं चीज़ों को रटाता हूँ कि 44 की 44 व्यंजन, 44 की 44 वर्ण कैसे उनका उच्चारण किया जाता है। तो सुनिए कि आप देखिए, ये क्या होता है हमारा? ये होता है गर्दन में, ये होता है कंठ। आपको कंठ याद रखना और कंठ से स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलना है। कंठ जिससे जुड़ता है, जैसे देखिए ये कंठ होता है। कंठ जिस चीज से जुड़ा होता है, कंठ जिससे तुम्हारी जीभ टच करती है बार बार, उससे बोलते हैं तालु। तालु बोल दो या तालव्य बोल दो, ठीक है। याद करने के लिए याद रखना, ठीक है। कंठ जिससे जुड़ता है उससे बोलते हैं तालु। तालु में जो लगे होते हैं, जिन्हें आप मसूड़े बोलते हैं, जिन्हें मूर्धन्य बोलते हैं, आपके लिए मसूड़े याद रखा है तो मसूड़ा याद रखना। क्या? मसूड़े कोई मूर्धन्य बोलते हैं, ठीक है, मसूड़ा। और मसूड़े में जो लगे होते हैं वो होते हैं दांत। ये क्रम याद रखना है आपको। मसूड़े में जो लगे होते हैं वो होते हैं दांत, और दांत जिससे टच करते हैं वो होते हैं आपके होठ या ओष्ठ बोल देते हैं। अब याद रखना, ये क्रम याद रखना है आपको, और सभी की सभी व्यंजन वर्ण याद हो जाएंगे आपको। कैसे? कंठ, तालु, कंठ जैसे जीव ऊपर चलेंगे तो तालु में जो लगा हुआ है मसूड़े में दांत, और दांत से जो टच कर रहे हैं वो हैं ओष्ठ। 1-2 बार जैसे ही रिवाइज करोगे ये सब चीज़ें याद आ जाएंगी, और सब चीज़ें याद आ जाएंगी। उसी हिसाब से देखो, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ऐसे याद करना है। अब बताइए, हिंदी में व्यंजन वर्गों की संख्या कितनी होती है? 5। तो पहले से ही लिखना है आपको। कैसे लिखना है? देखिए, का वर्ग का जितना भी पूरा परिवार है, कहाँ से बोला जाएगा? कंठ से। चा वर्ग कहाँ से बोला जाएगा? पूरा परिवार तालु से। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, का, चा, टा, ता वर्ग और पा वर्ग। अब देखिए, टोटल 25 के 25 आपको याद हो गए। अगर मैं पूछूं खा कहाँ से उच्चारण स्थान? कंठ से। इस हिसाब से सभी के सभी याद करने आपको। कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, का, चा, टा, उंगलियों पर रट लेना 5। कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, का, चा, टा, ता, पा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये टोटल हमको 33 व्यंजन लेने, बचे क्या हैं? ऊष्मीय बचे हैं और अंतस्थ बचे हैं। तो आपको ऐसे रखने हैं कि एक ऊपर का छोड़ देना है और एक नीचे का छोड़ देना है, बाकी के खड़े आधार पे लग दो। हमारे अंतस्थ कौन कौन से होते हैं? या अंतस्थ कौन कौन से होते हैं?
अंतस्थ कौन कौन से होते हैं? देखिए, या, रा और ला, ये तीन होते हैं। ये तीनों उच्चारण स्थान, एक ऊपर का छोड़ना, एक नीचे का, तीनों खड़े कर देने, बीच में रखने। 5 याद करोगे ना तो ऊपर का याद छोड़ देना, बीच और क्रम से याद ना, या, रा, ला, अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, ये 3 आ गए। तालु से या, मूर्धन्य से रा, दंत से ला। अगले तीनों को खड़ा कर दो, ऊष्मियों को। कौन से ऊष्मी आएंगे? देखिए, अगले तीनों को खड़ो कर दो, देखो क्रम से। देखिए, नीचे 2 वर्ण रह गए, यहाँ वा रह गया, या, रा, ला, वा, और यहाँ रह गया हा। अब इनके लिए जगह नहीं है, ये इनका उच्चारण स्थान ही अलग है। वा का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ होता है, जो मोस्टली आपको याद ही रखना है। वा का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ, जो आपको याद ही रखना है। और हा का स्थान होता है स्वर यंत्र या काकल्य या अलीजिब्या। ठीक है, ये आपको याद ही रखने। ये इस तरह के आपके 33 के 33 व्यंजन वर्ण हो गए। अगले क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूं कि ये 33 व्यंजन वर्ण हो गए। स्वरों का उच्चारण स्थान कैसे होगा? दोबारा से सुन लीजिए। पहले कंठ आएगा, कंठ के बाद हमारी जीभ जिससे टच करती है तालु आएगा, तालु में जो लगे हुए हैं मसूड़े, मसूड़े में दांत, और दांत जिससे टच करते हैं वो ओष्ठ। ऐसे ही बोलना, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, ऐसे ही ऊपर का एक वर्ग छोड़ देना कंठ, और नीचे वाला छोड़ देना कौन सा? ओष्ठ वाला। और तीनों के तीनों रख देना, 3 के 3 अंतस्थ, 3 के 3 ऊष्मीय। ये कौन से हैं? ये है ऊष्मीय, और ये 3 कौन से हैं? ये 3 कौन से हैं? अंतस्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 12 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। 12 क्वेश्चन में हर चीज़ आपको वर्ण व्यवस्था से मिल जाएगी। ठीक है, निम्न वर्णों का सही उच्चारण स्थान का मिलान कीजिए या सुमेलित नहीं है। देखिए, इन क्वेश्चनों को बहुत ही, मैं पहले कह रहा हूँ कि एग्जाम का इतना प्रेशर होता है, हमको चीज़ें दिखती नहीं है। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में नहीं दिख जाए तो उस पर गोला कर लो और देख लो कि हाँ इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सीधा यहाँ तक पढ़ा ही नहीं, हमने स्पीडली निकल के आए और हमने नहीं देखा ही नहीं और क्वेश्चन को गलत कर आए। अगर कहीं भी नहीं दिखे, असत्य दिखे, ऐसे शब्द दिखे, उस पर गोला कर लो कि जिससे हम दोबारा रीडिंग ऑप्शन पढ़ के आएंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा कि नहीं पूछा गया है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंतोष्ठ कौन कौन से वर्ग। दोबारा से फिर वही क्रम लिख रहा हूँ, याद रखना। कंठ, कंठ के बाद आता है तालु, तालु के बाद आता है मूर्धा यानी मसूड़ा, और मसूड़े के बाद आता है दंत, मसूड़े के बाद आता है दंत, और दंत के बाद आता है ओष्ठ। ठीक है, आप याद कर लेना। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, या, रा, ला, सा, 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 हा स्वर यंत्र से, वा अलीजिब्या स्वर यंत्र से, वा बोला जाएगा दंतोष्ठ से, हा स्वर यंत्र से, अलीजिब्या कांकल्य। अब यहाँ से देखिए 33वां हो गए। 11 स्वर यहाँ से कैसे उच्चारण किए जाएंगे? 11 स्वर और 2 अयोगवा ध्वनि कैसे किया जाएंगे? कंठ, 2-2 का जोड़ा बनाना है आपको, 2-2 का जोड़ा बनाना है, क्रम से चलना है कि आ और आ, इनका उच्चारण स्थान कंठ से, ई व ई इनका उच्चारण स्थान तालु से। अब देखिए, एक ट्रिक याद रखना आपको, जब भी किसी के मसूड़ों में दर्द होती है या हमारी दाढ़ में दर्द होती है, मसूड़ों में दर्द होती है, तो हम किसके पास जाते हैं? ऋषि के पास। किस लिए? उसको अकवाने के लिए, या फिर उसकी देसी दवाई करवाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, मसूड़ा में दर्द होगा और दर्द के लिए हम किसके पास जाएंगे? ऋषि के पास। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? ऋषि। अब देखिए, इसमें हमारे हिंदी में कोई भी स्वरों का उच्चारण नहीं किया जाता, इसको याद रखना है। सर्वाधिक इफेक्ट, सर्वाधिक प्रभाव ओष्ठ पे किस स्वर का पड़ता है? बहुत छोटा ऊ और बड़ा ऊ, जिनके उच्चारण से ओष्ठ गोल हो जाते हैं, बस ये याद रखना है आपको। और ये 2 बोले जाएंगे किससे? ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब बताइए, 2, 4, 5, 6, 7 स्वर हो गए। कौन कौन से स्वर बचे हैं? बड़ी ए, छोटी ए, बड़ी ए, ओ और औ, ये 4 बचे हैं। अब इन चारों का उच्चारण स्थान और देख लीजिए जल्दी से, और फिर 2 लास्ट क्वेश्चन बचे हैं, 2 क्वेश्चन और लेते हैं फटाफट। ठीक है, ये देखिए, ये 2 बचे हैं। एक
कौन कौन से बचे हैं? ए। अब देखिए ए बचा है और ए बचा है, तो इसका देखिए, इसका निर्माण किससे होता है? आ और ई से। आ और ई से। आ का उच्चारण कंठ, ई का उच्चारण तालु। आ का उच्चारण कंठ, दोनों जोड़ दो और दोनों जोड़ गए तो ये बोल गए कंठ तालव्य। कंठ तालव्य, ठीक है। ये दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ तालव्य। अब दो और बचे हैं, कौन से? ओ और औ। ऐसे मिला मिला के देखने हैं आपको, पहला ही लेना है, पहला ही वर्ण आ और उ, इनसे मिलकर बना है। आ का स्थान कंठ, उ का स्थान ओष्ठ और इनका उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ, ठीक है सर। अभी आपको दो चीज़ और याद रखनी है सर। एक चीज़ याद रखना कि कंठ से ही सदैव उच्चारण स्थान किया जाता है, किसका? विसर्ग का। और इसका जो ये अनुस्वार है, इसका उच्चारण स्थान होता है नासिक के। बार बार बता के आया हूँ, आगे भी बताया था। इसका उच्चारण इस तरह से आपके 44 की 44, 44 और 2 ये 46, 44 और 2 ये 46, 46 की 46 व्यंजन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान आपको पता पड़ गया, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अभी इसका देखो उच्चारण स्थान आ व ई, आ व ई, ठीक है। इसका देखना, आ व ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य, सही है क्या? कंठ तालव्य, कंठ तालव्य सही है बिल्कुल। उ और ओ कंठोष्ठ, कंठोष्ठ सही है, सही है। ऋषि मूर्धन्य, मूर्धन्य सही है। आ, इसका उच्चारण स्थान, देखो ऐसे ही क्वेश्चन छपाए जाते हैं। इसका उच्चारण स्थान क्या है? विसर्ग का कंठ है, ठीक है। तो सर इसका आंसर क्या हो गया? कंठ है। अगले क्वेश्चन पे आइए और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में मूल वर्णों की कुल कितनी संख्या होती है? इस क्वेश्चन से बार बार कन्फ्यूजन होते हैं। आज ही ये जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं, इनसे सभी से क्वेश्चन बनाता हूँ और सभी की सभी राइट आंसर देके आना है आपको, ठीक है। सुनिए, हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 11, ठीक है। अयोग भा, अयोग भा ऐसे व्यंजन वर्ण जो केवल स्वरों के साथ जुड़ के ही प्रयोग में लाए जाएंगे। ऐसे वर्ण जिनका प्रयोग केवल स्वरों के साथ ही जोड़कर किया जाता है, उन्हें बोला जाता है अयोग भा व्यंजन, अयोग भा वर्ण। और ये इनकी संख्या होती है 2। ये कौन कौन से होते हैं? अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है सर। इनकी संख्या होती है स्वर। और व्यंजन, अब देखिए एक शब्द होता है व्यंजन। अब व्यंजन में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं याद रखना। देखो व्यंजन में एक होता है मूल व्यंजन, मूल व्यंजन वर्ण, इनकी संख्या देखी जाए तो 33। और कुल व्यंजन इनकी संख्या देखी जाए, हालांकि ये क्वेश्चन आया नहीं और आ गया, तो इसमें क्या होता है? इसमें संयुक्त अक्षर वर्णों को मिला दीजिए, ठीक है। और 2 ताड़न जात को वर्णों को मिला दीजिए, इनकी टोटल संख्या हो जाती है 39, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये 33, ये 11, ये 33, इनकी संख्या कितनी हो गई? 2, ठीक है। एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा आपसे कि हिंदी भाषा में मूल वर्णों की संख्या, मूल वर्ण तो सर ये 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, टोटलों को जोड़ लो, आंसर जाएगा आपका 44, ठीक है। पर ये क्या चीज़ है? 52 क्या होते हैं? 56 क्या होते हैं? 33 तो आपको पता पड़ गया क्या है? व्यंजन है, ठीक है। कुल व्यंजन है, उनकी संख्या कितनी होती है? 39। अभी देखिए ये टोटल कितने हो गए? 11 और 33। अभी के लिए इसको हटाते हैं, इसमें आप कन्फ्यूजन होंगे। अभी के लिए 1 मिनट के लिए इसको हटाता हूँ, ठीक है। अभी आप देखिए, देखिए देखिए अयोग भा व्यंजन ताड़न जात, ताड़न जात की संख्या कितनी होती है? 2। संयुक्ताक्षर, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। टोटल को जोड़ो, टोटल जोड़ो, 33 और 11 44, 48 50 और टोटल हो गई इन दोनों को भी जोड़ के 52। हिंदी में कुल व्यंजन, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या। देखो अगर क्वेश्चन आए कि हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला के कुल वर्णों की संख्या, हिंदी में मूल वर्णों की संख्या, तो आपको आंसर देना 44। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या आ जाए तो आपको आंसर देना 52। कितने? 52। अब देखिए एक क्वेश्चन आएगा हिंदी में मानक वर्णों की संख्या, मानक जो माने जा रहे हैं, तो इनके अलावा कुछ ऐसे हैं जो विदेशी स्वर भी हैं और विदेशी व्यंजन भी हैं, उन सभी को जोड़कर टोटल कितने हो जाएंगे? 4 और बढ़ जाएंगे, टोटल ले जाएंगे कितने? 56।
तो हिंदी में अगर हिंदी के मानक व्यंजन, हिंदी में मानक वर्णों की संख्या, मानक जो माने जा रहे हैं वो होते हैं कितने, 56। ठीक है सर। और ये ठीक है, और एक और याद रखना, आप नोट डाल कर रखना कि हिंदी का एकमात्र अमानक वर्ण, अमानक वर्ण एकमात्र है ओनली, और वो कौन सा होता है सर, ये। आज के डेट में इसका प्रयोग किसके रूप में किया जा रहा है, झा। पहले जैसे झंडा झलक लिखी आती थी वो इसकी होती थी, इसका मतलब क्या होता है, ये झा। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो मुझको बताना, कमेंट करना कि अगली क्लास लेनी है, कैसी लेनी है, वर्ण व्यवस्था से ही लेनी है या आगे चले कंटिन्यू करें। हिंदी वर्णमाला में शहीद स्वर या उदासीन स्वर कौन सा माना जाता है, शहीद स्वर या उदासीन स्वर। ठीक है सर, शहीद स्वर या उदासीन स्वर। अब देखिए, एक शब्द होता है मात्रा। वर्णों के उच्चारण में लगा समय को क्या बोलते हैं, मात्रा। मात्रा दृश्य रूप में जो हम देखते हैं मात्रा, वो कितनी होती है, 10। टोटल मात्रा कितनी होती है, टोटल जितने स्वर हैं उतनी ही मात्रा। कितने स्वर हैं, स्वर हैं 11, तो 11 ही क्या होती हैं, मात्रा। पर दृश्य रूप में, दृश्य रूप में कितनी होती हैं, दृश्य रूप में कितनी होती हैं, 10। अब ये एक कहाँ गई, तो इस आ की, इस छोटे आ की मात्रा दिखाई नहीं देती है। ये कैसी होती है, ये उदासीन होती है। ये कैसी होती है, उदासीन। और इसी को बोलते हैं हम शहीद स्वर। अब इस आ का एक नियम याद रखना, आप सदैव एक नियम याद रखना, जब भी वर्ण विक्षेप करो आप, जब भी कोई भी शब्द लिखा हो, जैसे एक शब्द है कमल, इस शब्द के लास्ट में आ जुड़ रहा है कभी भी, ठीक है, तो इसका जब भी वर्ण विक्षेप करो तो ऐसे करना है आपको, का है, इसमें आ है, इसमें मा है, इसमें आ है, इसमें ला है, और इसमें आ है। देखिए यहाँ से एक शब्द आएगा कमल, इसमें जैसे का है, आ है, मा है, आ है, ला है और आ है। यहीं क्लियर कर रहा हूँ आपकी सभी जितने भी डाउट होंगे। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक कमल और एक दूसरा इसी से, जिससे आप कंफ्यूजन नहीं हो, एक शब्द लिख दिया मैंने, कमला, कमली, जो भी हो, एक शब्द लिख दिया कमली। ठीक है, अब इसका भी करो, और ऐसे ही ये होगा लास्ट में जाके यहाँ पे ये क्या जुड़ जाएगी, बड़ी ई की मात्रा। अब देखिए यहाँ देखना क्या है आपको, जब भी कभी भी किसी शब्द का वर्ण विक्षेप करें और उसमें लास्ट में ये आ जाए, क्या आ जाए, ये आ जाए, क्या आ जाए, ये आ जाए, और कोई भी वर्ण आए, किसी की दिक्कत नहीं है, बस इस आ की दिक्कत है। और तब आपसे अगर मात्रा पूछ ली जाए कि इस शब्द में कुल मात्रा कितनी है, तो देखिए ये सभी रस में रस स्वरों की एक मात्रा होती है, तो 1 2, तो इसको लास्ट वाली को नहीं गिनना है, तो इसमें मात्रा कितनी होंगी, 2। और अगर पूछे वर्ण में ये टोटल गिनने, क्योंकि आ भी अपने आप में क्या होता है, एक वर्ण ही तो है, तो टोटल वर्ण कितने, 1 2 3 4 5 और 6, वर्णों की संख्या कितनी है, 6। पर देखिए इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया, अगर कहीं भी ये आ जाए लास्ट में क्या है, बड़ा आ। अब यहाँ छोटे, बस ये छोटे आ के लिए लागू होगी, बड़े आ को जैसे ही देखते, अगर इसमें मात्रा पूछ ले कोई, इसमें आपसे मात्रा पूछ ले, अगर इसमें मात्रा पूछ ले, इसमें मात्रा पूछ ली जाए कि इसमें मात्रा कितनी है, अब इसमें मात्रा बता दो, देखो 1 2, ठीक है, एक मात्रक है और ये 2 मात्रक है, तो टोटल मात्रा कितनी हो गई इसमें, 4। वर्ण वही है, वर्ण कितने, 1 2 3 4 5 6 ही वर्ण है। वर्ण कितने हैं, वर्ण कितने हैं, टोटल 6। ठीक है, इसमें पूछ ले तो ऐसे ही इसमें मात्रा कितनी हो जाएंगी, 2 इसकी गिनी जाएंगी, इसकी भी मात्रा कितनी हो जाएंगी, मात्रा कितनी हो जाएंगी इसकी सर, मात्रा हो जाएंगी 4, और वर्ण कितने हो जाएंगे,
6। याद क्या करना है, किसी भी शब्द के वर्ण विक्षेप में अगर छोटा आ जाए तो लास्ट वाले आ का मात्रा के रूप में नहीं गिना जाएगा, बाकी कोई भी स्वर आए उसकी मात्रा गिनी जाएगी, छोटे आ की मात्रा नहीं गिनी जाएगी। ठीक है, ओके। अब इसका आंसर क्या है? ठीक है सर, अगला क्वेश्चन लेते हैं, और जो कि यही है लास्ट क्वेश्चन। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, और कमेंट करिए और बताइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 20 क्लासों में आपका हिंदी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, और जुड़े रहिए आप हमारे साथ यूमैक्स एजुकेशन हब के साथ। ठीक है, ओके।